हो गया स्टार्ट। चलिए आज जो नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, चैप्टर का नाम है कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या होता है? देखिए, कंपनी जो होती है, कंपनी अपने पैसे का हिसाब किताब रखती है, चाहे वो कंपनी हो, चाहे वो कोई फर्म हो, चाहे कोई नॉर्मल दुकान वाला हो। ठीक है, अगर आपको पैसे कमाने हैं तो आपको पैसे का हिसाब किताब रखना होगा, और पैसे के हिसाब किताब को जब कंपनी रखती है तो कंपनी उस कैश के इनफ्लो और आउटफ्लो को जिस स्टेटमेंट में मेंशन करती है, उस स्टेटमेंट को ही क्या कहा जाता है? कैश फ्लो स्टेटमेंट। यानी कंपनी के पास पैसा कहाँ से आ रहा है, कितना आ रहा है, और कंपनी के पास पैसा जा रहा है तो कहाँ जा रहा है और कितना जा रहा है, इसका हिसाब किताब रखने के लिए कंपनी जिस स्टेटमेंट को बनाती है, उस स्टेटमेंट को क्या नाम दिया जाता है बेटा? कैश फ्लो स्टेटमेंट। अब ये कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या होता है? तो कैश फ्लो स्टेटमेंट कैश का इनफ्लो और आउटफ्लो लिखने का एक तरीका है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। इसको 3 एक्टिविटी पे काम करेंगे हम लोग। कितनी एक्टिविटी पे काम करेंगे? 3 एक्टिविटी पे। एक होती है ऑपरेटिंग एक्टिविटी, एक होती है फाइनेंसिंग एक्टिविटी, और एक होती है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। 3 एक्टिविटी पे काम करेंगे। और सबसे बेहतरीन ब्यूटी अगर मैं इस चैप्टर की बताऊं आपको, तो इस चैप्टर की ब्यूटी ये है, ये चैप्टर बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग इसलिए बन जाता है क्योंकि एकमात्र ऐसा चैप्टर है ये जिसमें आपको आंसर पहले से पता होगा। यानी क्वेश्चन को देखते ही आप बता सकते हो कि इसका आंसर कितना आएगा। ठीक है, ये अकाउंटिंग के एकमात्र चैप्टर में हो पाता है जिसका नाम है क्या? कैश फ्लो स्टेटमेंट। इसको समझने की कोशिश करते हैं थोड़ी आसान भाषा में। तो हमने इस चैप्टर को कितने पार्ट्स में डिवाइड कर दिया बेटा? 3 पार्ट्स में डिवाइड किया। कितने पार्ट्स में डिवाइड किया है? सबसे पहला पार्ट होता है ऑपरेटिंग एक्टिविटी, सेकंड पार्ट होता है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, और थर्ड पार्ट होता है फाइनेंसिंग एक्टिविटी। सबसे पहले बात करते हैं एक्टिविटी ए, जिसका नाम है क्या? ऑपरेटिंग एक्टिविटी। कौन सा नाम है? ऑपरेटिंग एक्टिविटी। इसको हम लोग पूरा लिखेंगे कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। क्या नाम बेटा इसका? कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। अब इस ऑपरेटिंग एक्टिविटी में क्या क्या चीजों को शामिल किया जाएगा, ध्यान समझिएगा। आपके पास 2 ईयर के बैलेंस शीट मिलेंगे आपको क्वेश्चन में। कितने ईयर का बैलेंस शीट दिया जाएगा? कोई भी 2 ईयर के बैलेंस शीट मिलेंगे। उस बैलेंस शीट को में सबसे पहले आपको एक चीज मिलेगा, क्या? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। क्या मिलेगा बेटा? आप उसको रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन बोलिए या नेट प्रॉफिट बोल लीजिए। ठीक है, तो आपको सबसे पहले वहां से क्या निकाल लेना बेटा? नेट प्रॉफिट निकाल लेना है। क्या निकाल लेना है? जैसे ही नेट प्रॉफिट मिलेगा उसको आप डाल देंगे कहां? अमाउंट के कॉलम में। कहां डाल देंगे? अब इसमें कुछ चीजें ऐड की जाएंगी जिनको हम लोग बोलेंगे नॉन कैश एक्सपेंसेस। क्या बोलेंगे बेटा? नॉन कैश एक्सपेंसेस। नाम से ही पता चल रहा है, ऐसे एक्सपेंसेस जो कैश के रूप में नहीं होते हैं बल्कि क्या होते हैं? कैश के अलावा होते हैं। ऐसे एक्सपेंसेस को क्या कहा जाता है? नॉन कैश एक्सपेंसेस। जैसे डेप्रिसिएशन, डिविडेंड, ड्राइंग, लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट्स, ये वो सारी चीजें हैं जिनको हम लोग इसमें क्या कर देंगे बेटा? ऐड कर देंगे। क्या क्या चीजें हैं? डेप्रिसिएशन, डिविडेंड, ड्राइंग, लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट्स। एक पॉइंट मिलेगा आपको इंक्रीज इन जनरल रिजर्व। अगर जनरल रिजर्व इंक्रीज हुआ है तो लिखेंगे, डिक्रीज होगा तो नहीं लिखेंगे, या माइनस में लिखेंगे, उसको बताऊंगा आगे कहां पे जाएगा। इतने पॉइंट्स इसमें आ जाएंगे। अब कुछ 2 चीजें होंगी जिनको हम लोग प्लस करेंगे। क्या करेंगे बेटा? प्लस करेंगे। कौन कौन सी 2 चीजें होंगी जिनको प्लस करेंगे? सबसे पहला डिक्रीज इन करेंट एसेट्स। क्या लिखेंगे? और इसी के अपोजिट लिखेंगे इंक्रीज इन करेंट लाइबिलिटीज। ये दोनों चीजें क्या होंगी? प्लस होंगी। और 2 चीजें माइनस होंगी, जिसमें सबसे पहला क्या है? इंक्रीज इन करेंट एसेट्स, और दूसरा डिक्रीज इन करेंट लाइबिलिटीज। अब सबसे पहली बात ये आती है कि डिक्रीज और इंक्रीज को क्यों ले रहे हैं। देखिए बेटा, हम लोगों को बात करना है किसके बारे में? पैसे के इनफ्लो और पैसे के आउटफ्लो के बारे में। यानी कैश और कैश इक्विवेलेंट से रिलेटेड इनफ्लो और आउटफ्लो को चेक करना है। अगर हम लोग बात करते हैं किसकी? एसेट्स की, और बात करते हैं किसकी? लाइबिलिटीज की, तो दोनों में क्या अंतर होता है? देखिए, अगर एसेट हमारे पास से इंक्रीज होगा तो क्या हमारे को असर पड़ेगा, और एसेट यदि डिक्रीज होगा तो क्या असर पड़ेगा। अगर एसेट बढ़ रहा है तो या तो हम लोगों ने एसेट परचेस किया होगा, और जब भी एसेट परचेस करेंगे तो पैसा आएगा या जाएगा बेटा? जब भी एसेट हम लोग परचेस करेंगे तो पैसा हमारे पास से जाएगा। और यदि एसेट डिक्रीज हो रहा है तो डिक्रीज होने का रीजन क्या होता है बेटा? एक रीजन तो होता है या तो हम लोगों ने एसेट को क्या कर दिया होगा? सेल कर दिया होगा। तो सेल करने से पैसा क्या होगा?
आएगा। इसीलिए देखिए जब भी एसेट आएगा तो हमारे पास एसेट कम होगा तो पैसा आएगा। इसलिए देखिए डिक्रीज इन करंट एसेट को मैंने क्या किया यहाँ पर प्लस, क्योंकि ये इनफ्लो है हमारे लिए, और वहीं पे उल्टा उसका इंक्रीज इन करंट एसेट, यानी जब भी हमारे पास एसेट बढ़ेगा तो याद रखिएगा कि हमारे पास से पैसा क्या हो रहा है, आउटफ्लो हो रहा है, हमारे पास से पैसा जा रहा है। इसलिए हम लोगों ने इसको किस में लिखा है बेटा, माइनस पे लिखा है। जस्ट अपोजिट कर लीजिए, अगर लाइबिलिटी की बात करते हैं तो लाइबिलिटी जब भी इंक्रीज होती तो पैसा आता है, और लाइबिलिटी डिक्रीज होने का मतलब पैसा जाता है। लाइबिलिटी इंक्रीज हो रही मतलब और कर्जा ले लिए, तो कर्जा लिए होंगे तो पैसा और आया होगा, ठीक है। और अगर लाइबिलिटी कम हो रही है इसका मतलब लाइबिलिटी का क्या किया गया है, रीपेमेंट किया गया है। क्या किया गया बेटा, तो रीपेमेंट करने पर पैसा चला गया होगा। इसलिए यहां पर देखें तो अगर इंक्रीज हो रहा है तो हमने उसको प्लस में लिखा है, और डिक्रीज हो रहा है तो हमने उसको माइनस में लिखा है। यहां तक की बात समझ में आ गई। इसको कर देना है टोटल, बस यहां तक को लेना है टोटल, और इसको बोलेंगे टोटल ए। क्या बोल देंगे बेटा इसको, अब जो भी यहां पर आएगा आंसर उसके टोटल को ट्रांसफर मार देना है कहां, नेट अमाउंट में। कहां ट्रांसफर मारेंगे, यहीं से फिर स्टार्ट कर देंगे ऑपरेशन बी। क्या करेंगे, ऑपरेशन बी। बी में हम लोग किसका काम करेंगे बेटा, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज का। किसका काम करेंगे, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। अब इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में किन किन चीजों का काम करेंगे, यहां पे पूरा नाम लिख देता हूं मैं, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। अब इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में किस किस चीज का काम होगा, केवल दो चीज काम होगा यहां पर। कितने का काम होगा, पहला होगा प्लस में और दूसरा होगा माइनस में। इन्वेस्टिंग का मतलब क्या होता है, इन्वेस्टिंग का मतलब होता है किसी जगह पे पैसा लगाना। क्या मतलब होता है, या तो पैसा लगा रहे हैं या तो वहां से पैसा निकाल रहे होंगे, दो ही काम हो रहा होगा। इन्वेस्टिंग का मतलब क्या है, किसी जगह पे या तो पैसा निकाल रहे होंगे या तो वहां से विड्रॉ कर रहे होंगे, ठीक है। तो ध्यान रखना, अगर हम लोगों ने इन्वेस्ट किया है और पैसे लगाए हैं तो हमारे पास पैसा आया होगा या गया होगा, तो उसको हम लोग लिखेंगे माइनस में। और यदि कहीं से पैसा आ रहा है तो उसको लिखेंगे कहां, प्लस में। यानी अब यहां पे क्या मिलेगा बेटा, सीधे सीधे आ जाना है नॉन करेंट एसेट्स में। कहां जाएंगे, अगर नॉन करेंट एसेट डिक्रीज हो रहा है तो उसको प्लस में लिखेंगे, और नॉन करेंट एसेट इंक्रीज हो रहा है तो उसको माइनस में लिखेंगे। कहने का मतलब ये है कि अगर सेल कर रहे हैं फिक्स एसेट्स का तो प्लस में लिखिए, और परचेज कर रहे हैं तो माइनस में लिखिए। तो यहां पे मैं डाल देता हूं सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, और जस्ट अपोजिट क्या नाम हो जाएगा इसका, परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। बस केवल दो काम आएंगे यहां पे, और इसके बाद जो इसका टोटल होगा वो कहलाएगा टोटल बी, और इसको ट्रांसफर मार दिया जाएगा फिर से कहां पे, नेट अमाउंट में। यहां तक की बात क्लियर है। इसी के बाद वर्क आपका स्टार्ट हो जाएगा सी। सी में किसका काम करेंगे, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज का, और लिखेंगे कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। अब इसमें भी केवल दो काम होगा, एक तो प्लस और दूसरा माइनस। पैसा आ रहा है इनफ्लो, पैसा जा रहा है आउटफ्लो। सीधे आ जाइए किसमें, नॉन करेंट लाइबिलिटी में। किसमें आ जाएंगे, देखिए बेटा बैलेंस शीट को हम लोगों ने कितने भाग में बांटा है, बैलेंस शीट को सबसे पहले दो भाग में बांट रखे। एक तो होता है एसेट और एक होता है लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल। हम लोगों ने पढ़ा है ना, लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल इज इक्वल्स टू एसेट्स। यही दोनों मिलकर के क्या बनाता है, बैलेंस शीट का निर्माण करता है। अब बैलेंस शीट के दो पोर्शन हुए, एक पोर्शन हो गया एसेट साइड, एक पोर्शन हो गया लाइबिलिटी साइड। अगर लाइबिलिटी साइड देखें तो लाइबिलिटी को हम लोगों ने कितने पार्ट्स में डिवाइड किया बेटा, तीन पार्ट्स में। कितने पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है, कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, सबसे पहला पार्ट होता है शेयर होल्डर्स फंड। कौन सा पार्ट होता है, सेकंड पार्ट होता है नॉन करंट लाइबिलिटी, और थर्ड पार्ट होता है करंट लाइबिलिटी। कितने पोर्शन हुए, मैं यहां पे एक बार एक्सप्लेन कर देता हूं आप लोगों को। मान लीजिए कि ये हमारा बैलेंस शीट है, क्या है बेटा। अब इस बैलेंस शीट को अगर देखा जाए तो ये वाला साइड होता है लाइबिलिटी वाला साइड, और ये वाला साइड होता है एसेट्स वाला साइड। लाइबिलिटी तीन चीजों से मिलकर के बनती है। कितने चीजों से मिलकर बनती है, सबसे पहला पार्ट होता है शेयर होल्डर्स फंड। कौन सा पार्ट होता है बेटा, नेक्स्ट होता है नॉन करंट लाइबिलिटी, क्या होता है, और एक होता है करंट लाइबिलिटी। इन तीनों का सम ही क्या कहलाता है, टोटल लाइबिलिटी। क्या कहलाता है, वैसे ही अगर देखा जाए एसेट साइड, तो एसेट दो चीजों से मिलकर के बनता है। कितने चीजों से मिलकर बनता है, सबसे पहला होता है नॉन करंट एसेट और दूसरा होता है करंट एसेट। क्या क्या होता है बेटा, नॉन करंट एसेट और करंट एसेट। नॉन करंट एसेट जो होता है वो दो चीजों से मिलकर के बनता है, एक तो होता है टेंजिबल और एक होता है इनटेंजिबल। ये दो चीजों से मिलकर के नॉन करंट एसेट बनेगा। यहां तक की बात तो आप लोगों को सबको पता है। अब देखिए जरा,
इस पूरे के पूरे पोर्शन में तो पूरे बैलेंस शीट को यूज करना है। अब पूरे बैलेंस शीट में से दो चीजें तो ऑलरेडी यूज हो चुकी है, किसमें? ऑपरेटिंग एक्टिविटी में। अगर ऑपरेटिंग एक्टिविटी में यहां पे देखें तो हमने करंट एसेट का और करंट लायबिलिटी का यूज ऑलरेडी कर लिया है। देखो यहां पे डिक्रीज इन करंट एसेट, इंक्रीज इन करंट एसेट, डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी और इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी को हम लोगों ने यूज कर लिया है। अच्छा ध्यान रखना यहां पे एक चीज को आप छोड़ देना, किसको बेटा? कैश एंड कैश इक्विवेलेंट को। ध्यान रखना करंट एसेट में ही होता है कैश और कैश से रिलेटेड चीजें, जैसे मार्केटेबल सिक्योरिटी हो गई, बैंक हो गया, है ना। तो कैश और कैश इक्विवेलेंट चीजों को छोड़ देंगे। किन किन चीजों को छोड़ेंगे? कैश और कैश इक्विवेलेंट, यानी कैश, बैंक और मार्केटेबल सिक्योरिटी, ये तीन नाम छोड़ देना अगर मिलते हैं तो, ठीक है। उनको छोड़कर के बारे के सारे करंट एसेट और करंट लायबिलिटी को हम लोग यहां पर शामिल करते हैं। तो करंट एसेट और करंट लायबिलिटी का यूज तो हो गया। अब अगर नीचे आते हैं बी पोर्शन में, जिसमें काम कर रहे हैं किसका? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का। तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में फिक्स्ड एसेट्स और फिक्स्ड एसेट का काम हो चुका, यानी अगर देखा जाए तो नॉन करंट एसेट का भी यूज हो गया। केवल बच गया तो क्या? अब ये दो पोर्शन बच चुके हैं। कौन से पोर्शन बच चुके बेटा? एक तो शेयर होल्डर्स फंड बचा हुआ है और एक नॉन करंट लायबिलिटी बच गई है। अब उसका तीसरे में काम होगा, किसमें? फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में। किसमें काम होगा? अब बताओ मेरे को, ये दोनों है ही क्या? लायबिलिटी है। क्या है? लायबिलिटी जब भी बढ़ती है तो पैसा आता है, लायबिलिटी जब भी घटती है तो पैसा जाता है। तो बस जब भी इन दोनों में से कोई भी चीज इंक्रीज होती नजर आएगी, क्या होती नजर आएगी? इंक्रीज होती, तो उसको प्लस में डालिएगा, और यदि कोई चीज डिक्रीज होते नजर आए तो उसको माइनस में डालिएगा। जैसे हम लोग मान लीजिए बात करते हैं इंक्रीज इन शेयर कैपिटल, क्या दिया रहेगा? अगर शेयर कैपिटल बढ़ रहा है तो पैसा आ रहा होगा। अब शेयर कैपिटल का मतलब इक्विटी शेयर भी हो सकता है और प्रेफरेंस शेयर भी हो सकता है। इंक्रीज इन डिवेंचर्स, अगर डिवेंचर बढ़ गया है तो बढ़ गया है का मतलब हम लोगों ने क्या किया बेटा? और नए डिवेंचर्स इशू कर दिए हैं, तो भी हमारी लायबिलिटी बढ़ी, और लायबिलिटी बढ़ने से क्या आया बेटा? पैसा आया, ठीक है। इंक्रीज इन बैंक लोन, और क्या आ जाएगा? हो सकता है कि हम लोगों ने बैंक से और पैसा ले लिया होगा। तो इस टाइप से अगर कोई लायबिलिटी जो कि नॉन करंट लायबिलिटी है, अगर वो बढ़ती नजर आ रही है तो उसको प्लस में लिखिएगा, और जस्ट इसका कर दीजिएगा अपोजिट, तो वो माइनस में हो जाएगा। जैसे डिक्रीज इन शेयर कैपिटल, अगर शेयर कैपिटल की वैल्यू कम हो गई, इसका मतलब हम लोगों ने शेयर को क्या कर लिया बेटा? रिडीम कर लिया। क्या कर लिया है? और डिक्रीज इन डिवेंचर्स, अगर डिवेंचर की वैल्यू भी कम हो गई, इसका मतलब हम लोगों ने डिवेंचर का भी क्या कर लिया है? रिडम्पशन कर लिया है। और एक और पॉइंट लिख लीजिए, डिक्रीज इन बैंक लोन, अगर बैंक लोन की वैल्यू घट गई है, इसका मतलब बैंक का भी पैसा क्या कर दिए होंगे? लोन का रीपेमेंट कर दिए होंगे। तो ये तीन चीजें आ गई। अब दो चीजें और आएंगी बेटा यहां पे एक्स्ट्रा में। क्या? ध्यान रखिएगा, आप लोगों ने 11th में एक चैप्टर पढ़ा होगा, जिस चैप्टर का नाम था फाइनल अकाउंट। क्या चैप्टर था? फाइनल अकाउंट में हम लोगों को एक ट्रायल बैलेंस प्रोवाइड किया जाता था। उस ट्रायल बैलेंस के बाद हम लोग तीन चीजें बनाते थे। एक अकाउंट बनाते थे जिसमें दो अकाउंट एक साथ बनाते थे। एक अकाउंट होता था ट्रेडिंग अकाउंट, दूसरा होता था प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कौन कौन से अकाउंट होते थे? ट्रेडिंग और प्रॉफिट लॉस अकाउंट। और एक लास्ट में बनाते थे कि स्टेटमेंट, क्या? बैलेंस शीट। तो ये तीन चीजें बनाते थे हम लोग, ट्रेडिंग, प्रॉफिट लॉस और बैलेंस शीट। जब भी हम लोगों को एक स्टेटमेंट दिया जाता था ट्रायल बैलेंस, तो उस ट्रायल बैलेंस के नीचे कुछ इंफॉर्मेशन दिए होते थे जिनको हम लोग बोलते थे एडजस्टमेंट। क्या बोलते थे बेटा? एडजस्टमेंट के लिए क्या रूल अपनाते थे हम लोग कि कोई भी एडजस्टमेंट दिया हुआ है तो वो एक बार नहीं बल्कि कितनी बार यूज होता था? दो बार। कितनी बार यूज होता था? तो वैसे ही यहां पर भी आपको बैलेंस शीट के नीचे जितने भी इंफॉर्मेशन दिए जाएंगे वो सब क्या कहलाएंगे? एडजस्टमेंट। और उन एडजस्टमेंट को आपको कितने बार लिखना होगा? दो बार। कहीं भी वो दो बार आएगा, एक बार वो प्लस में आएगा और एक बार वो माइनस में आएगा, ऑटोमेटिकली वो कट जाता है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, जैसे हम लोग डिविडेंड पे कर रहे हैं कैश में, क्या पे कर रहे हैं? तो डिविडेंड को हम लोग दोबारा लिखेंगे यहां पर। जैसे मान लीजिए कि ड्राइंग हुआ है तो ड्राइंग भी दोबारा आएगा, है ना। डेप्रिसिएशन हुआ है तो डेप्रिसिएशन को कैसे डील करते हैं वो उस टाइम पे समझाऊंगा। तो अगर डिविडेंड पेड है तो वो दोबारा लिखा जाएगा, और ड्राइंग्स वगैरह हुए हैं तो ये दोबारा लिखा जाएगा। बस कहानी खत्म। इसको बोलेंगे टोटल सी। इसका टोटल यहां ट्रांसफर मार देंगे। अब क्या करना है बेटा? ध्यान सुनिएगा, अब यहीं पर पूरी कहानी है। अब हम लोगों ने तीनों पोर्शन निकाल लिया, पोर्शन ए, पोर्शन बी और पोर्शन सी। इनको करेंगे टोटल, तो यहां पे लिखेंगे टोटल ए प्लस बी प्लस सी। इन तीनों का टोटल यहां ट्रांसफर कर देंगे बेटा। इसी में हम लोग एक चीज को जोड़ेंगे। अब ध्यान दे रहे हैं, मैंने यहां पे कहा आपको कि जब करंट एसेट और करंट लायबिलिटी हम यहां पे लिख रहे होंगे तो करंट एसेट में से हम लोगों को एक चीज को छोड़ देना है। किसको छोड़ देना है? कैश एंड कैश इक्विवेलेंट को छोड़ करके, ठीक है। मैंने कहा ना कैश और कैश इक्विवेलेंट को छोड़ना है।
तो यही कैश एंड कैश इक्विवेलेंट को यहां पे एक बार ऐड करना है और एक बार आंसर निकालना है। कैसे ऐड करना है ध्यान रखना, मैंने आपको कहा 2 साल का आपको बैलेंस शीट प्रोवाइड किया जाएगा, तो एक होगा प्रीवियस ईयर और एक होगा करंट ईयर। कौन कौन सा ईयर होगा? तो प्रीवियस ईयर के कैश एंड कैश इक्विवेलेंट को इस टोटल ABC के आंसर के साथ जोड़ देना है। क्या करना है? यहां पे लिखना है आपको प्रीवियस ईयर कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, और जैसे ही इसको जोड़ेंगे तो आपका ऑटोमेटिकली आंसर निकल करके आ जाएगा करंट ईयर कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, मान लेते हैं आपको 2 साल का बैलेंस शीट दिया हुआ है और 2 साल के बैलेंस शीट में कैश दे रखा है। क्या दे रखा है? अब 2 साल का कौन कौन सा ईयर है भाई? मैं मान लेता हूं एक 2014 का ईयर है और एक 2015 का ईयर। एक एग्जांपल के लिए समझना, ठीक है? कौन कौन सा ईयर दिया आपको? एक 2014 और एक 2015। तो बताइए इन दोनों में प्रीवियस ईयर कौन सा हुआ बेटा? 2014। ये 2014 कौन सा ईयर हो गया? प्रीवियस ईयर। 2015 कौन सा ईयर हो गया? करंट ईयर। 2014 में कैश का बैलेंस दिया हुआ है 10,000 रुपए। कितना रुपए दिया हुआ है? और 2015 में कैश का बैलेंस दिया हुआ है 16,000 रुपए। कितना दिया हुआ बेटा? तो देखिए करंट ईयर कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में हम लोग कितना डाल देंगे? 16,000। और प्रीवियस ईयर कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में कितना डालेंगे? 10,000। अच्छा मेरे को एक बात बताइए, 10,000 में कितना जोड़ दिया जाए कि 16,000 बन जाए? तो बस यही हमारा फाइनल आंसर है 6,000 रुपीज, जो कि टोटल ABC का आएगा। यानी आप इसको आगे पीछे कहीं से भी काम कर सकते हैं। इसलिए मैंने चैप्टर की शुरुआत करने से पहले ही कहा कि ये इकलौता एक ऐसा चैप्टर है जिसमें आंसर आपको पहले से गिवन होगा। यानी क्वेश्चन देखते ही कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के डिफरेंस को निकाल लीजिए प्रीवियस और करंट ईयर का, वही आपका फाइनल आंसर बनेगा किसका? टोटल ABC का। टोटल ABC का मतलब ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी और फाइनेंसिंग एक्टिविटी, तीनों का जो सम होगा वो किसका डिफरेंस होगा बेटा? कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का डिफरेंस होगा, प्रीवियस ईयर और करंट ईयर का।